अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ट्रंप और इसराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ी गेम खेली है और एक जो तलवार लटक रही थी ना ट्रंप पर, मिड टर्म इलेक्शंस की और 25th अमेंडमेंट की, ये तलवार बड़ी कामयाबी से ट्रंप अपने ऊपर से हटा रहा है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। ये ऐलान ट्रंप ने क्यों किया कि वो पाकिस्तान आ रहा है, कैसे ये सारा मामला 25th अमेंडमेंट से और मिड टर्म इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। और इसराइल कैसे इस सारे मामले में ट्रंप के साथ है। 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान क्यों इसराइल की जानिब से किया गया लबनान में, और ना सिर्फ इतना बल्कि अब एक और शर्त भी मानी जाएगी ईरान की, और वो शर्त होगी एसिड फ्री जो फ्रीज किए गए हैं उन्हें वापस डी फ्रीज किया जाए, यानी कि जो ईरान के एसिड अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं, ये शर्त क्यों मानी जाएगी, इस पर कुछ तफसीलात हैं। ईरान और अमेरिका बैकडोर क्या मामला चल रहे हैं, जो मुज़ाकरात हैं आइंदा हफ्ते पाकिस्तान होने जा रहे हैं, इनमें जो चीज़ें हैं वो कैसे ऑलमोस्ट तय हो चुकी हैं, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जी आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि बिल आखिर इसराइल राजी हो गया 10 दिन के सीज फायर पर या जंगबंदी पर लेबनान पर। 2 रोज पहले मुलाकात होती है इसराइली वफ्द की और लेबनानी वफ्द की, और मुज़ाकरात होते हैं, अमन मुज़ाकरात ये होते हैं। और इसमें सालसी का रोल कौन प्ले करता है? अमेरिका खुद प्ले करता है। मार्को रूबियो जो हैं वो उस वफ्द में होते हैं। लेकिन इसमें डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट सिर्फ यही होती है कि दोनों जानिब की जो शराइत है ना वो एक दूसरे तक पहुंचाई जाती हैं, और साथ ही साथ इस मीटिंग के बाद इसराइल ये वाज़ेह ऐलान करता है कि ये जो इलाके हैं ना ये हमारे हैं और यहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल हमारा रहेगा, ये वो क्लियर करता है। और फिर उसके बाद भी और उसके दौरान भी सीज फायर नहीं होता, जो हमले हैं ना वो होते हैं लेबनान पर। साथ ही ईरान को मनाने की कोशिश होती है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बैठें। ट्रंप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई देता है, और फिर ट्रंप ये ट्वीट करता है, और ट्रंप की ट्वीट के बाद फिर इसराइल की तरफ से कंफर्मेशन होती है जी कि लेबनान पर जो सीज फायर है ना वो हमने कर दिया है, और जंगबंदी 10 दिन के लिए करने के लिए हम तैयार हैं, और इस दौरान क्या होगा? मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात में चीज़ें तय होंगी। ये मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये ऐलान तब सामने आया जब ईरान ने ये क्लियर स्टेटमेंट दी कि लबनान में सीज फायर जंगबंदी का जो मतलब है ना वो ये है कि ईरान में आपने जंगबंदी या सीज फायर कर दिया है, हम लबनान को ईरान की तरह ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम लबनान के मामले से पीछे हो जाएंगे। कल पाकिस्तानी जो वफ्द था वो मौजूद था ईरान में, और बुनियादी तौर पर उस वफ्द के हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है जी कि अमेरिका का जो मैसेज था या ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात थे इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो डिस्कस हुई, मनाया गया कि ये मैसेज है वो ये कह रहे हैं आपकी ये शरायत है, आप इन चीज़ों से पीछे हो जाए, ये कर लें वो कर दें। तो वहाँ पर ये मैसेज डिलीवर किया गया कि भाई लबनान वाला जो मामला वो तो हम नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा जो हमारे एसिड फ्रीज किए हुए हैं वो वापस से उनको बहाल किया जाए। ये 2 चीज़ें कल क्लियर की गई हैं। और फिर उसके बाद लबनान वाला जो मामला था फौरी तौर पर ट्रंप ने फिर ट्वीट भी किया, और जो है वो इसराइल को भी पीछे किया कि 10 दिन की जो जंगबंदी है ना वो लबनान में भी होगी। पहले ये कोशिश की गई कि ईरान को इस मामले से, इस शर्त से हटाया जाए। कैसे? जो मुज़ाकरात हुए थे जिसमें सालसी का रोल प्ले किया अमेरिका ने 2 रोज़ पहले, इन मुज़ाकरात के बाद ईरान से ये कहा गया कि देखें इसराइल और लबनान तो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब आप पीछे हो जाए इस मामले से, अब आपको क्या लगे। लेकिन ईरान डट गया कि नहीं, वहां पर भी सीज फायर होगा और हम ईरान की तरह ही लेबनान वाले मामले को देख रहे हैं। तो जब ईरान डट गया फिर इसके बाद ये जो सीज फायर या जंगबंदी का जो ऐलान है ना वो किया गया। नंबर 1 तो ये मैं आगे आता हूं कि ट्रंप ने कैसे अपना जो मिड टर्म इलेक्शन है ना वो बचाने के लिए सारी कहानी की है। असल में उसकी जो पीछे रीजन है ना वो मुझे यही नजर आती है। दूसरे नंबर पर अब आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में माफ कीजिएगा, ईरान के जो एसिड्स फ्रीज किए हुए हैं ना वो भी वापस बहाल किए जाएंगे। ये ईरान की दूसरी शर्त है। उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात से पहले ये शराइत पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज हम मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, और अमेरिका की इस वक्त मजबूरी है, लाजमी है उसके लिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उसके लिए लाजमी है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, और इन मुज़ाकरात की कामयाबी को लेकर वो मिड टर्म इलेक्शंस में जाए।
ट्रंप के साथ इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है? ट्रंप की मुसलसल मकबूलियत गिर रही है और सबसे गैर मकबूल अमेरिकी प्रेसिडेंट इस वक्त ट्रंप बन गया है। पिछले जितने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट गुजरे हैं ना, किसी प्रेसिडेंट कोई भी जो प्रेसिडेंट है वो इतना गैर मकबूल नहीं था जितना ट्रंप है इस वक्त। तो ट्रंप को मसला ये पड़ गया है मिड टर्म इलेक्शंस का। अगर वो मिड टर्म इलेक्शंस हार जाता है तो फिर उसके बाद ट्रंप की अपनी जो कुर्सी है ना वो खतरे में पड़ जाएगी। और ऑलरेडी उसकी जो पार्टी है उसमें ये सोच डेवलप हो चुकी है कि अगर ट्रंप इसी तरह से गैर मकबूल रहता है और कोई डील ईरान के साथ नहीं होती तो फिर हो सकता है 25th अमेंडमेंट के जरिए ट्रंप को हटाकर जेडी वैंस को लाया जाए। और जेडी वैंस की ऑलरेडी इमेज जो है वो इस तरह से पॉजिटिव की जा रही है कि ये तो इस जंग के खिलाफ था, इसने देखिए मुज़ाकरात की भी कोशिश की। यहां तक भी खबरें सामने आई जी कि जो लास्ट मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरानी जो वफूद है इसमें मामला तय हो गए थे, लेकिन जेडी वैंस ने लास्ट मिनट में ट्रंप को कॉल की और फिर उसके बाद वो उन मुज़ाकरात से उठकर चला गया और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात थे वो हतमी नतीजे पर पहुंच ही नहीं सके। यानी कि यहाँ पर क्या पोर्ट्रे किया गया, क्या इमेज दिखाई गई जेडी वैंस की कि वो तो जंग रोक रहा था और ट्रंप जो है उसने असल में मरवा दिया। तो इससे क्या किया जाएगा कि जेडी वैंस को सामने लाया जाएगा बतौर प्रेसिडेंट के 25th अमेंडमेंट के जरिए। अगर आपके पास कैबिनेट में अक्सरियत जो है वो हो और नायब सदर के साथ हो तो ट्रंप को आप हटा सकते हैं और फिर उसके बाद जेडी वैंस जो है वो सामने आ सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं, जब आप मिड टर्म इलेक्शंस में जाएंगे ना फिर आपके पास एक बयानिया होगा कि भाई हमने तो ट्रंप को हटा दिया, अब तो जेडी वैंस है। तो एक ये तरीकाकार किया जाएगा कि मिड टर्म इलेक्शंस में अपनी जो पोजीशन है ना वो बेहतर की जा सके। लेकिन ट्रंप अब क्या कोशिश कर रहा है? ट्रंप इन मुज़ाकरात के जरिए अपने पास ही जो तलवार है ना 25th अमेंडमेंट की और मिड टर्म इलेक्शंस की, ये सिर्फ और सिर्फ हटवा रहा है। ये जो माना जा रहा है और इसमें मैं समझता हूं जी कि इसराइल भी उसके साथ साथ अब आ रहा है, क्योंकि इसराइल को भी ये मालूम है कि हमने पहले भी हमला करवाने की कोशिश की ईरान के ऊपर, जो साबिक प्रेसिडेंट गुजरे हैं, लेकिन किसी भी प्रेसिडेंट ने हमारी बात नहीं मानी। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रंप है जो हमसे कन्विंस हुआ है। तो ट्रंप जैसा जो सदर है ना वो हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। और इससे पहले भी आप देखें 6 महीने पहले भी ईरान के ऊपर हमला हुआ, फिर हमला खत्म हुआ, फिर मुज़ाकरात शुरू हुए, फिर मुज़ाकरात के दौरान जो हमला है ना वो हो गया। तो अब कैसे हम मान लें कि वो अपनाए हरम जो पहले से खुली हुई थी और मुज़ाकरात चल रहे थे और यूरेनियम आफजूदगी पर ऑलमोस्ट राजी हो गया था ईरान, तो अब खाली उसी जगह पर वापस आने के लिए ये जो सारी जो जंग थी वो छेड़ी थी ट्रंप ने? नहीं, ये तो रीजन नहीं हो सकती। लेकिन अभी आर्जी तौर पर मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि ये किया जा रहा है कि ठीक है मान लेते हैं ईरान की जंग बंदी कर दें लेबनान के ऊपर कुछ अरसे के लिए, मिड टर्म इलेक्शंस गुजरने दें। मिड टर्म इलेक्शंस के बाद क्या होगा, हम एक मरतबा फिर से कोई बड़ा जो एडवेंचर है ना वो ईरान पर करेंगे और एक नई प्लानिंग के साथ करेंगे, थोड़ा अपनी जो कुव्वत है वो भी बहाल कर लेंगे और ये ज़रूरी है हमारा इक़्तिदार में भी रहना। तो इस वजह से जी ये जो शराइत है मैं समझता हूँ जी कि मानी जा रही हैं कि ठीक है अब हमने उधर भी सीज फायर कर दिया है। एसिड्स ईरान के पास भी ये मौका है, ईरान भी ऐसा नहीं है कि उसको भी मालूम नहीं है, उसके पास भी ये मौका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें यहाँ पर मनवाए और दोबारा हमला करना ईरान के ऊपर इतना आसान नहीं होगा। हाँ, अनलेस के कोई इस तरह से अमेरिका की जानिब से अपने दीगर इत्तेहादियों को साथ मिला लिया जाता और फिर उसके बाद ये अटैक किया जाता, कोई ऐसी ईरान के हवाले से जो बयानिया है वो बना लिया जाता है। क्योंकि पहली मरतबा ये हुआ है कि अमेरिका ईरान के हवाले से बयानिया बनाने में नाकाम हुआ। इससे पहले जितनी भी जंगों में वो गया ना सिर्फ वो बयानिया बनाने में कामयाब हुआ बल्कि जो उसके इत्तेहादी थे वो भी उसके साथ खड़े हुए थे। लेकिन अमेरिका इस मरतबा ना सिर्फ तन्हाई का शिकार हुआ बल्कि जो बयानिया है ना वो भी ईरान के हक में बना और सारे इत्तेहादी ईरान के हक में बोले, नेटो पूरा ईरान के हक में जो है वो बोला। और फिर उसके बाद क्या हुआ जी कि इवन कि अमेरिका के अंदर से बहुत बड़ी मुखालफत सामने आई। ट्रंप की पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल से कोई 17% तक रह गई थी। 17%, ये बहुत लोअर पर हैं आप। ट्रंप अब क्या चाहता है कि एक बड़ी कामयाबी के साथ, इन मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ एक बड़ी फेस सेविंग उसको मिले, वो जा सके इलेक्शंस में और ये दिखा सके देखें जी कोई भी अमेरिकी सदर ये काम नहीं कर सका और मैंने ये कर दिया ईरान के हवाले से। तो इसलिए जी मुझे जो वोट है वो आप दें। इस तरह से अपनी जो इमेज बिल्डिंग है ना वो की जाएगी ट्रंप की जानिब से। तो एक तो इसके पीछे ये जो सारी कहानी है ना वो मुझे नज़र आती है और ट्रंप काफ़ी हद तक इस मामले में भी कामयाब हो चुका है और माहौल बनना इस वक्त शुरू हो चुका है।
नेक्स्ट वीक का ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात जो है वो होंगे। अब मैं आता हूं कि ट्रंप ने क्यों ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान आएगा खुद। अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तैयारियों को देखा जाए, अभी कल ये खबर सामने आती है जी कि जितने भी ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं ना तमाम बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डे तमाम बंद होंगे। कल से ही बंद कर दिए, रात से ही बंद कर दिए गए हैं 12-11 बजे। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, यानी कि कोई आमदोरफ्त होगी नहीं, कोई बाहर से आप ही नहीं पाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए। इससे क्या होगा, शहर में रश नहीं होगा, बाजार वगैरह बंद होंगे, आमदोरफ्त नहीं होगी। सिक्योरिटी की कोई 18,000 दीगर सूबों से जो पुलिस है ना वो मंगवाई गई है इस्लामाबाद में, 18,000 पुलिस एहलकार। तो अब जाहिर सी बात है जेडी वैंस के लिए तो नहीं हो सकती, क्योंकि जेडी वैंस तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं थी। तो लग ऐसे रहा है कि जिस तरह ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया कि शायद ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आए। अब ट्रंप पाकिस्तान क्यों आएगा, क्योंकि ट्रंप इन मुज़ाकरात का जो क्रेडिट है ना वो खुद लेना चाहता है कि मैंने ये जो मुज़ाकरात है ना वो कामयाब कर दिए हैं। और ये खैर पहले ही ट्रंप ने बता दिया था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए ना तो उसका क्रेडिट मैं सारे का सारा खुद ले लूंगा, जेडी वैंस को नहीं लेने दूंगा। तो अब ट्रंप क्या करेगा कि पाकिस्तान अगर वो आता है ना तो फिर उसके बाद पाकिस्तान आने का उसका मतलब यही होगा कि मुज़ाकरात के मामला तय हो चुके हैं, बस सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर्स जो हैं वो करने हैं। वो यहाँ पर ईरानियों से मिलेगा, सिग्नेचर करेगा और उसके बाद जो जंगबंदी है वो मुकम्मल तौर पर नाफिज कर देगा। तो ये उसका प्लान है और फिर उसके बाद क्रेडिट अपने सर लेगा, अमेरिका में जाकर अपनी जो कंपेन शंपेन है वो करेगा, देखे जी हमने तो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब करवा लिए हैं, कोई भी अमेरिकी सदर ये काम नहीं कर सका जो मैंने ईरान से करवा दिया है, वो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से कि वो कर देंगे मुआहदा कि ठीक है जी हम नहीं बनाते, उसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है ईरान को। और ईरान ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो भी गया था जो पहले मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन फिर उसके साथ ही एकदम से जो हमला है ना वो कर दिया गया। वो बेस्ट टाइम था, अमेरिका अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो मुतालबात थे वो मनवा सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मकसद तो ये है ही नहीं कि भाई आप मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आप नए हैं उसको खुलवा कर मुआहदा करके ईरान से निकल जाएं। अगर यही करना था तो ये तो पहले ही मौजूद था, तो फिर इतना बड़ा हमला क्यों किया गया। तो ये इस वक्त सारी सूरत बनी हुई है और लिबनान के मामले से तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। और अगर आपने अभी सीज फायर कर दिया है और मुज़ाकरात आप करते हैं, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो फिर उसके बाद क्या आप दोबारा लिबनान पर हमले शुरू कर देंगे? और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या ईरान जो है वो फिर खामोश बैठेगा? तो इस वजह से इसराइल की जो है वो ये प्लानिंग है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म इसलिए करना है कि हम फिर अपना जो ग्रेटर वाला मामला है ना उसे कैसे आगे लेकर चल सकते हैं। हम कुछ भी करेंगे तो ख़ासतौर पर लिबनान के हवाले से तो ईरान बीच में आएगा कि नहीं हम नहीं करने देंगे, मुआहदा हमारा जो है वो हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आरसी ब्रेक के तौर पर चीज़ें की जा रही हैं, मिड टर्म इलेक्शन ज़रा हो जाएं और दूसरा ये कि वापस अपनी जो कुव्वत है वो बहाल की जाए और मज़ीद कोई जो प्लानिंग है वो की जाए। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि ईरान को इतना कमज़ोर आप ना समझें, और ईरान ने ये चीज़ साबित भी कर दी है। अभी भी ईरान के ऊपर हमला हुआ ना, मुज़ाकरात के दौरान ही आपने हमला किया, लेकिन जिस तरह से रिटेलिएट किया या जवाब दिया ईरान ने आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनकी टॉप लीडरशिप आपने मार दी, शहीद कर दिया अली जो आयतुल्ला खामनाई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दीगर भी जो लीडरशिप है ईरान की वो शहीद की गई। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, जो नीचे की लीडरशिप थी वो ऊपर आई और उन्होंने सख्त रिस्पॉन्स आपको दिया। बल्कि ईरान की अभी की जो स्टैंडिंग है ना वो तो इस मौजूदा लीडरशिप की ही है। आप ये कह रहे हैं ना हमने रिजीम चेंज कर दिया ईरान में, तो ईरान में जब आपने टॉप लीडरशिप जो है उनको ख़त्म किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो नीचे की लीडरशिप ऊपर आई तो सारे का सारा जवाब तो उन्होंने आपको दिया। जिस पोजीशन में आज ईरान है सारी की सारी पोजीशन तो उन्हीं की है, उन्होंने ये स्टैंड लिया था। तो असल में इस वक्त ईरान में जो हुकूमत है वो तो इस वक्त मौजूद है, तो आपने क्या जो रिजीम चेंज है वो कर लिया। तो फिर ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ईरान को मजीद कमज़ोर कैसे समझ सकते हैं कि अच्छा ये सारा हम करते हैं फिर उसके बाद मिड टर्म हो जाए उसके बाद दोबारा कोई बड़ा हमला जो है वो हम करेंगे। और ये भी आपको बताऊं कि अभी तक अमरीकी जो बहरिया है ना वो मौजूद है अब नए हरम्स के रास्तों पर। चीन की जानिब से इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा क्योंकि मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं। तो चीन ये सोच रहा होगा कि चलें मज़ीद थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, हो सकते हैं कि इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और जो रास्ते हैं वो खुल जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चीन की जानिब से भी जवाब दिया जाएगा
अमेरिका को, और चीन ने सख्त वार्निंग भी जारी कर दी है कि आपको जो नतायज है ना वो फिर भुगतना पड़ेंगे, आप हमारे जहाज़ों को रोक नहीं सकते और इसमें आप जो मुदाखलत है वो ना करें। और अगर आप ये कहते हैं कि हम आपके दबाव में आ जाएंगे, आपकी किसी पाबंदी के दबाव में आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये भी ऐलान हुआ था जी कि अगर जो असासे हैं या ईरानी जो पैसे हैं वो मुंतकिल करने के लिए चीन के जो बैंक्स हैं वो अगर इस्तेमाल होते हैं, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम चीन के ऊपर भी पाबंदियां लगा देंगे। तो चीन ने कहा जी कि हम कोई आपकी पाबंदियों से नहीं डरते हैं, बड़ी देखिए आपकी पाबंदियां, और चीन तो खुद इस वक्त एक नई सुपर पावर बनकर जो है वो उभरा है। अच्छा, फिर एक और अगर ये सीज फायर जो मुआहदा है ना वो फाइनल हतमी हो जाता है, तो एक तो ये सरेंडर समझा जाएगा, ज़रूर समझा जाएगा अमेरिका और इसराइल का, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के लिए बड़ी फतह ऐसे होगी कि दुनिया में इस वक्त 3 बड़े ममालिक है जिनको सुपर पावर के स्टेटस पर देखा जाता है। अमेरिका के हवाले से तो है ना जी कि वो तो मौजूदा सुपर पावर ही है, लेकिन उसके बाद चीन और रूस को भी देखा जाता है। तो अगर ईरान ये बड़ी फतह हासिल कर लेता है तो फिर चौथी सुपर पावर ईरान को समझा जाएगा कि ईरान जो है वो फिर अब सुपर पावर है। फिर उसके साथ क्या होगा कि ईरान के ऊपर से जब सैंक्शंस हटेंगी तो आप ये सोचें कि ईरान कितनी तेजी से जो तरक्की है वो करेगा, क्योंकि अगर 40 साल की सैंक्शंस के बाद, इतने अरसे की सैंक्शंस के बाद भी ईरान खड़ा हुआ है। ईरान मतलब पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू होगी, हर घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जा रही है, लेकिन ईरान से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही है वहाँ पर तो कोई जो लोड शेडिंग है वो नहीं हो रही। तो मतलब जिस मुल्क में जंग हो रही है वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं हो रही, पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है और पूरा खिता जो है वो असरअंदाज हो रहा है, पूरे खिते में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। तो ईरान ने प्रिपेयर किया हुआ है अपने आप को। जो ये अमेरिका ने कहा था ना कि हम पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करेंगे, और उसने पावर प्लांट्स कुछ तबाह भी किए, लेकिन उसका फायदा नहीं हो सका। वो क्यों नहीं हो सका? क्योंकि ईरान में जो पावर प्लांट्स है वो ऐसा नहीं है कि कोई 4-5 पावर प्लांट्स लगे और पूरे ईरान को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ईरान का एक पावर प्लांट 2-3% से ज्यादा बिजली फराहम नहीं कर रहा, यानी कि एक पावर प्लांट एक इलाके के लिए लगाया गया है। तो अगर आपने एक पावर प्लांट भी तबाह कर दिया हमला करके, तो वो आपने सिर्फ एक इलाके की बिजली ही डिस्ट्रॉय की है, तो बाकी पूरे ईरान की जो बिजली है वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सके हैं। तो इससे क्या हुआ, वो छोटे छोटे पावर प्लांट लगाने से क्या हुआ कि मतलब पूरा ईरान ही आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाकर उनकी पावर जो प्लांट्स वगैरह वो ख़त्म होंगे। और अगर कुछ आप पावर प्लांट्स ख़त्म कर भी देते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे जो पावर प्लांट्स हैं उनसे दूसरे इलाकों को जो बिजली है वो मुहैया की जा सकती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग थी, जिसकी वजह से मतलब ये कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की, जिसकी वजह से ईरान ये जो फतह है उसके बहुत करीब पहुँच चुका है। राय का इज़हार कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।